because of the technology, mobile and internet has become accessible to everyone, including children. बच्चे भी शामिल हैं इसके अंदर. अब सबके हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है, but children don't know the dark reality of internet. इंटरनेट की एक डार्क रियलिटी है. उन्हें नहीं मालूम कि जो फोटो तुमने डाली है, it can be stolen, इसको कोई चुरा सकता है, and later can use for negative purposes, और इसको गलत पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है वो. तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारी सरकारें हैं उनको भी विजिलेंट रहने की आवश्यकता है अबाउट द इंटरनेट, अबाउट द साइबर अटैक. डू यू नो अबाउट द साइबर अटैक? साइबर अटैक एक्चुअल में होता क्या है, हम समझते हैं कि साइबर अटैक इज डन बाय 2 or 3 पीपल. नो, साइबर अटैक इट इज डन बाय हंड्रेड्स एंड द थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुगेदर. साइबर अटैक का मतलब समझो एकदम पूरी आर्मी होती है साइबर वालों की, और वो किसी के सर्वर को धराशायी कर देती है. अभी मुंबई में भी जो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी पूरी मुंबई की एक दिन के लिए या तो कुछ घंटों के लिए, तो चाइना ने हम पर साइबर अटैक कर दिया था वो. ओके, सो बेटा साइबर अटैक से भी हमें रहने की क्या जरूरत है? विजिलेंट. गॉट इट? चलो नेक्स्ट इज, अब मैं तुम्हें समझा देता हूं प्राइवेटाइजेशन. नाउअडेज यू फाइंड दैट मेनी थिंग्स आर बीइंग प्राइवेटाइज्ड. बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लेकिन हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है. कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत कर दे हमारे साथ. मान लो आज तो देखो, अगर इफ आई टॉक अबाउट जियो, means at the initial stage they provided us internet in 100 or 50 rupees per month. Okay, but now the cost is 199 or more than 200 you have to pay for a month. Are you getting my point? Same thing with the Airtel. तो प्राइवेट चीजों का लागू तो हमको कर देना चाहिए, but we have to be vigilant. There should be authorities to vigil them. मतलब कि authorities होनी चाहिए जो उनको ऊपर क्या रखे, नजर रखें. Got it? चलो राइट डाउन द स्पेलिंग. विजिलेंट, VIGILANT, VIGILANT. विजिलेंट इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है. एंड राइट डाउन द नाउन फॉर्म ऑफ दिस, इसकी नाउन फॉर्म भी लिख लेना. दैट इज कॉल्ड विजिलेंस. VIGILANCE, विजिलेंस. VIGILANCE, इसका मतलब है विजिलेंस. इसकी नाउन फॉर्म है. मेरे हिसाब से आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस वर्ड कंप्लीटली. Okay, next is we have got Gogo, Master Gogo. एक सिंपल वर्ड होता है, it is used by the students, accept, ACCEPT, accept means होता है स्वीकार कर लेना. But there is a very good word, किसी बात को स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना, that is called exceed. That is called exceed, ACCEDE. So what is the meaning of the exceed? Exceed का मतलब किसी बात को मान लेना, किसी बात को स्वीकार कर लेना. They are shaking hands. भाई कोई किसी से शेक हैंड करता है किसी नेगोशिएशन के बाद में, तो इसका मतलब क्या है, उसने उसकी बात को मान लिया है. सो एक्सीड होता है, बहुत अच्छा वर्ड. मैं तुम्हें छोटी सी बात समझाना चाहता हूं. देखो मेरा पर्पस क्या होता है, मेरा पर्पस ये होता है कि इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन विदाउट नॉलेज. उसको बिना नॉलेज के आप नहीं बोल पाओगे. आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, अब आपको हिंदी में नहीं पता, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक अबाउट दैट इन इंग्लिश. इंग्लिश में भी नहीं बोल पाओगे. चलो मैं बताता हूँ ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या. अच्छा, कितने लोग जानते हैं अबाउट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? हाउ मेनी पीपल ऑफ. चलो ये तो बहुत थोड़ी गंभीर बात है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए था इसके बारे में. बेटा रियलिटी आई एम टेलिंग यू आर यंग, और यंग लोगों को पता होना चाहिए ये बात. चलो देखो एक्चुअली हुआ क्या, जो पूरी दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में ना इंसान अभी थोड़ा समझदार हुआ. पहले लड़ता बहुत था ये, इसने उसको मार दिया, पता नहीं क्षेत्र के ऊपर तलवारें चल रही है, उसका सर काट रहा है, उसका सर काट रहा है. फिर ह्यूमन थोड़ा सा सिविलाइज्ड हुआ. सिविलाइज्ड होने के बाद में उसने क्या किया कि ठीक है चल रही थी दुनिया. फिर लोगों ने पता क्या किया, पूरी दुनिया ने कहा ये तेरा देश, ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये मेरा देश. फिर इसने क्या किया, फटाफट आर्मी बना. क्या होगा इससे, उसका देश जीतेंगे, उसका देश जीतेंगे. तो पूरी दुनिया में क्या था, इंपीरियलिज्म. व्हाट डू वी कॉल दैट, इंपीरियलिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म? द मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म दूसरे का देश जीतना, दैट इज कॉल्ड साम्राज्यवाद इन हिंदी. इट मींस दूसरे के राज्य पर अटैक कर देना और उसे अपने देश में मिला देना, लाइक दिस. ओके, तो इंपीरियलिज्म इतना बढ़ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी पर बहुत अच्छा अत्याचार होते हैं एंड हिटलर टुक बर्थ. और हिटलर का बर्थ होता है. हिटलर वाज नॉट अ गुड मैन एट ऑल. अच्छा आदमी नहीं था हिटलर, बिल्कुल कोई शर्म नहीं मुझे कहने. ठीक है, तो जर्मनी का नाम, यस, डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. सो बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड, उसने क्या किया, उसने पूरी एक आर्मी बना डाली. ठीक है, अब आर्मी उसने बना डाली
उसने कहा जहां सूरज उगेगा और जहां सूरज छिपेगा, मतलब इस कोने से लेकर और इस कोने से एक ही देश होगा, दैट विल बी जर्मनी। एक ही देश होगा, जर्मनी। उसने कहा जी, बच्चे बोले मैं डॉक्टर बनना है। बोला पागल है, डॉक्टर तो बन जा, तो सेना में आ पहले। मेरे को इंजीनियर बनना है, हाँ बन जा बेटा, लेकिन पहले बॉर्डर पे लड़ के आ तो थोड़े दिन, जो बच जाएगा तो डॉक्टर रह प्रैक्टिस कर लेना, अगर मर गया तो मर गया। गॉट इट। तो उसने क्या किया, उसने वर्ड छेड़ दिया दुनिया के खिलाफ वॉर, और इतना जबरदस्त छेड़ा था कि जिसको आईफल टावर आज भी कहते हैं, उसको झंडा लगा दिया उसने अपना। ठीक है, तो फिर उसके बाद में इतने मनुष्य मरे, इतनी हानि हुई 1945 के बाद में, इतनी लाशें गिरी दुनिया में। फिर दुनिया ने कहा यार युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने युद्धों को रोकने के लिए बनाया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनाया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वर्ल्ड वॉर आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने फर्स्ट वर्ड बोल दिया होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो एंड हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 के अंदर हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फिर पूरी दुनिया ने क्या कहा कि अब लड़ने वाली जरूरत नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना दी। उस टाइम इसमें सिर्फ 50 देश थे, तो सारी चीजें 50 देशों के हिसाब से तय हुई थी। आज इसमें 193 कंट्रीज हैं। तो इंडिया बता क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है इसको रीस्ट्रक्चर करिए, अब इसको आप बदलिए। अरे हम भी तो हैं, हमें भी तो देखो, हम भी तो कितने ताकतवर हैं। जापान को देखो तुम, जर्मनी को देखो, साउथ अफ्रीका को देखो, हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इसके अंदर। सो इट शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड, इट शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड। तो इंडिया क्या कह रहा है, आवर डिमांड्स शुड बी एक्सीडेड, आवर डिमांड्स शुड बी एक्सीडेड। जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारी मांग है, वो क्या की जानी चाहिए, स्वीकार की जानी चाहिए। फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फार्मर्स क्या बोल रहे हैं, बोलो। वो भी तो बोल रहे हैं आवर डिमांड्स शुड बी एक्सीडेड, हमारी जो डिमांड्स उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। अब यहां पर देखो, ये जो राम थे, द ग्रेट लॉर्ड राम थे, ये पुरुषत्व के महान माने जाते हैं। मतलब इन ऐसे बड़ा भाई होना छोटी मोटी बात नहीं, इनके जैसे छोटा भाई होना ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। मतलब इनको बोल दिया भाई तुम राजा बन जाओ। बोला ये तो क्या बात कर रहे हो तुम, जब तक मेरा बड़ा भाई है तो मैं तो राजा बनूंगा ही नहीं। तो एक्चुअल में एक्सीड का एक और मतलब होता है। वो मतलब क्या होता है कि राजा बन जाना, रानी बन जाना, ये सब एक्सीड होता है। इसको भी आप एक्सीड में यूज कर सकते हैं। मतलब उसने राजा का पद स्वीकार कर लिया, उसने रानी का पद स्वीकार कर लिया। अब यहां पर क्या कहोगे, भरत डिड नॉट एक्सीड, भरत डिड नॉट एक्सीड टू बी द किंग, टू बी द किंग। Even Rama was exiled. Even Rama was exiled for 14 years. Exile होता है वनवास। Exile क्या होता है, वनवास। EXILE, 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 exile means होता है वनवास। Even कंट्री से भी अगर तुम्हें कोई निकाल दे, तुम इतने बड़े खुराफात हो चुके हो कि मान लो देश कहता है कि इसको देश में रखना ठीक नहीं है, इसको बाहर निकाल दो देश के, that where also you can use exile, EXILE। अच्छा, स्वीकार करना क्या होता है, एक्सीड। उसकी 3 फॉर्म्स रिवाइज करें एक बार, एक्सीड, एक्सीडेड, एक्सीडेड। तो रामा ने, जो भरत हैं, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने राजा बनने से मना कर दिया था। तो जब राजा बने, रानी बने, तो अगर आप उसको भी स्वीकार करते हैं तो क्या यूज कर सकते हैं, एक्सीड वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड। इट इज रियली, आर यू एंजॉयिंग द सेशन? यस सर। ओके जी बेटा। अब यहां पर होता है अब्रप्ट। व्हाट डू वी कॉल दैट, अब्रप्ट। एक्चुअली में तुमने देखा भी, तुम स्कूल से पढ़ के आए हो सारे बच्चे, और मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूं। तो जब हम बच्चे को स्टोरी पढ़ाते हैं, तो स्टोरी पढ़ाते वक्त हम क्या कहते हैं बच्चे से, वी से द चाइल्ड डू नॉट डू अब्रप्ट एंडिंग। अब्रप्ट एंडिंग क्या होती है, अगर तुम अपना फोन निकालोगे उसमें देखोगे अब्रप्ट एज। अब्रप्ट एज क्या होता है, जैसे मैं आ रहा हूं, यहां तक पहाड़ है, जस्ट उसके बाद गायब, मतलब बहुत गहरी खाई है। व्हाट डू वी कॉल खाई, व्हाट डू वी कॉल खाई, डिच। व्हाट डू वी कॉल डिच। ये नहीं बोलोगे तुम, मुझे लग रहा, ओके तुमने मुझे डिच कर दिया, गॉट इट। तो मतलब कि जो डिच होता है, डिच का मतलब होता है खाई। और बेटा अब्रप्ट एज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्रप्ट एज। अब्रप्ट एज का मतलब होता है जैसे कि पहाड़ आ रहा था, झट से पाया पहाड़ गायब। ठीक है, अभी मैंने वो पिक्चर डाली नहीं, मैंने इसे समझा दूंगा।
अब एक्चुअल में इंडिया के अंदर हुआ क्या, मींस आफ्टर द फर्स्ट वेव इंडियंस वर रिलैक्स्ड, इंडियंस अपने रिलैक्स थे, मस्त हो गए, सबने मास्क वास्क उतारे और फेंको, चलो कुछ नहीं होता, कोरोना इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। भाई कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खराब हो गया। अब हुआ कुछ यूं कि रातों रात इतने केस आने लगे कि इंडिया के अंदर मेडिकल जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई कम हो गई। मेडिकल जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रातों रात कम पड़ गई और लोग बिना ऑक्सीजन के मरने लगे। आगे बात समझ में, द abrupt increasing in the number of patients led acute shortage of oxygen. What is the meaning of acute? Acute का मतलब हद से ज्यादा। एक तो होता तुम्हारा पेन, किसी ने तुमको मुक्का मार दिया बरोबर दर्द हो रहा है, किसी ने खंजर मार दिया उसके बाद जो दर्द होता है वो अक्यूट होता है। ओके, जैसे अक्यूट पेन, तो अक्यूट का मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, वैसे अक्यूट पॉवर्टी भी होती है, हद से ज्यादा गरीबी। अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर भी होती जा रही है, बहुत ज्यादा पानी की कमी है ही नहीं पानी। तो यहां पर अब्रप्ट इंक्रीजमेंट होता है किसके अंदर, मतलब पेशेंट्स के अंदर, और होता क्या है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। हैव यू अंडरस्टूड? तो अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से, सडन, दैट इज कॉल्ड सडन। चलो जी, एक्चुअल में हुआ क्या, ये देखो अमेरिका के सोल्जर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, अपना जो झंडा है उसे नीचे उतार रहे हैं। मतलब ये सेना यहां से जा रही है, उसके बाद में उन्होंने झंडा उतारना शुरू कर दिया। चलो मैं तुम्हें बताता हूं, 2001 के अंदर वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद बराक ओबामा आए, बराक ओबामा के पास मौका था, he withdrew his forces, वो अपने विड्रू कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, बोला चलो अभी वहां पर मुश्किल है, उन्होंने हाथ को भापा, उन्होंने मना किया। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कहा भाई हमें लड़ना, वापस बुलाओ। वो ऐसे आदमी थे, उनका मन है हमें लड़ना भाई, बहुत बड़े 20 साल, वापस बुला लो। उन्होंने क्या कहा, 2020 मई के अंदर हमारी सेना वापस आ जाएगी। ये थी अब्रप्ट एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं, अब्रप्ट एग्जिस्ट। जैसे अब्रप्ट एंडिंग है ना, तो इसको आप बोलते हैं अब्रप्ट एग्जिस्ट of American forces, abrupt withdrawal of American forces, मतलब अचानक से जो withdrawal हुआ अमेरिकन फोर्सेस का, has led a bad situation in Afghanistan। अफगानिस्तान में इसकी वजह से क्या होगी, एक बहुत बुरी पोजीशन आज खड़ी हो गई है, तो इसको बोलते हैं अब्रप्ट एग्जिस्ट। अब्रप्ट एग्जिस्ट, अरे एग्जिस्ट तो तुमने सिनेमा में लिखा होगा, एक जो एंट्री लिखी होती है, एक जगह एग्जिट लिखा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिट, निकल जाना। तो अब्रप्ट एग्जिट किसका, अमेरिकन फोर्सेस का, उसने क्या कर दिया, हैज लेड अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान। इंडिया में क्या हुआ, देखो मैं बताता हूं, इंडिया में ना पहाड़ों पर बहुत ही बुरा हाल है। तुमको बार बार इसका एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखो रोड बनाओ, यहां पे तुम देख पहले यहां पर रोड है और ये यहां पर भी रोड है और इसके बीच का रोड गायब, और इस पर गाड़ी होती तो वो भी गायब। गाड़ी होती तो वो क्या होता, वो भी गायब हो जाती। एक डॉक्टर थी मुंबई की, उसको बड़ा शौक था फोटोग्राफी का, नेचर की फोटोग्राफी का, वो बेचारी गई और ऐसी आगे बात समझ में, वो यहीं से ऐसे उसका पूरा का पूरा पहाड़ नीचे उतर जाता है। ये हम तो पहाड़ी एरिया में नहीं रहते, ये कुछ ऐसे होता है जैसे जमीन चलने लग जाती है और जमीन चल के ट्रेवल करके नीचे रहता है, जो भी उसके बीच में आता है वो सब उसके साथ ही चला जाता है। तो ये जो अब्रप्ट है ना, मतलब अचानक से हो रहा है, ये जो जहां पर पहले कभी हुआ ही नहीं। एक कन्नौर नाम की जगह है इन उत्तराखंड या हिमाचल के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 हाइड्रो पावर प्लांट्स बना दिए सरकार ने। हद नहीं है क्या, 25 हाइड्रो पावर प्लांट, 25 बिजली के प्लांट बना दिए एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही नदी पर। मतलब यही होगा या नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं अब्रप्ट लैंडस्लाइड। व्हाट डू वी कॉल दैट, अब्रप्ट लैंडस्लाइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, here it is also a very beautiful word that is called amiable, AMIABLE, write down the word amiable, AMIABLE। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, ये पिक्चर देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या मतलब है एमिएबल का, बताओ क्या मतलब है एमिएबल। सेल्फी नहीं है, खुश हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता इनके बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध है, ये आपस में दोस्त हैं, खुश हैं, बहुत इनका बहुत बढ़िया से शांति वाला व्यवहार है सब कुछ या नहीं है वो लोग, ये है सब कुछ। बेटा एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब है मिलनसार।
मिलनसार मीन्स जो सबके बीच में घुल मिल जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लो मैं थोड़ा रिजर्व्ड नेचर का हूं, मैं लोगों के बीच में जल्दी घुलता मिलता नहीं हूं, ठीक है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपसे मिले, लोगों से मिले और 15 मिनट में ऐसा लगेगा कि तुम बाहर के हो ही नहीं, लेकिन मेरे साथ 15 महीने में भी यही महसूस होता रहेगा कि मैं बाहर का ही हूं। गॉट इट? तो एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का होता है मिलनसार। इट हैज टू मीनिंग्स। एक होता है फ्रेंडली, ठीक है, और एक होता है जो सभी के साथ में मिल घुल जाए, वह भी मिलनसार ही तो हुआ। तो इसका जो सॉफ्ट मीनिंग है, जो इजी मीनिंग है, वो है फ्रेंडली, बट इट इज अ कॉमन वर्ड व्हिच इज यूज्ड बाय ऑल। तो तुम स्पेशल वर्ड को यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड एमिएबल, दैट इज कॉल्ड एमिएबल, इसको बोलेंगे एमिएबल। सो बेटा, राइट डाउन द वर्ड एमिएबल एंड राइट डाउन द एडवर्ब फॉर्म ऑफ दिस। इसकी एडवर्ब फॉर्म ऑफ लिखो, क्योंकि काम आती है। एमिएबली, AMIABLY, एमिएबली, AMIABLY, एमिएबली। I think you understood. ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। एंड द नाउन फॉर्म इज एमिएबिलिटी, amiability, AMIABILITY। दिस इज द नाउन फॉर्म ऑफ दिस। अब इसकी ये नाउन फॉर्म है। सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट, इसमें आगे क्या है। चलो, ये जो दोनों देश हैं और ये जो हमारे किसान लोग हैं, इन दोनों देशों को क्या करना चाहिए? अपना जो झगड़ा है वो मित्रतापूर्ण तरीके से खत्म करना चाहिए। भाई देखो, अगर ये दोनों लड़ गए तो लाखों करोड़ों का आपस में नुकसान कर बैठेंगे। तो इन दोनों को क्या करना चाहिए? एमिएबल तरीके से अपना झगड़ा निपटाना चाहिए। अच्छा, तुम भी हिंदी में बोलते हो, तुमने अक्सर ध्यान नहीं दिया होगा, किसी की किसी से तू मैं हो जाए तो कहते यार उसने तो यार ये कह दिया, छोड़ू ना मैं उसे। एक समझदार कहता है उसका दोस्त, अरे भाई आपस में वैसे ही निपटा लो ना, क्या यार तू मान ले, तू चोट मार देगा, तेरे चोट मार देगा, तो 10 लड़के बुला लेगा, 20 बुला लेगा, दोनों रहोगे बेवकूफ ही तुम। ये बात समझ में, मतलब अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दोनों रहोगे बेवकूफ ही, तुम बुद्धिमानी बनने वाले। तो प्रेम से आराम से बैठ के सुलह कर लो, तो उसको क्या बोलोगे? एमिएबल। व्हाट डू वी कॉल दैट? एमिएबल। इंडिया एंड चाइना शुड सॉल्व द मैटर एमिएबली। इंडिया एंड चाइना शुड सॉल्व द मैटर एमिएबली। अब मैंने एमिएबली क्यों यूज किया? क्योंकि मैं वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हूं, मैंने एडवर्ब इसका यूज किया है, एमिएबली। हैव यू अंडरस्टूड? अब यहां पर देखो, इसमें पूरा रोड रोक रखा है, 6-7 महीनों के 1 साल होने वाली आई है। जरा, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा किसान गलत है, उस चीज में मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स एंड ऑल। मैं लेकिन क्या कर रहा हूं यार, उसके बारे में सोचो जो इस रोड से रोजाना ड्यूटी करता था। मतलब अगर ये रोड उसके लिए 10 किलोमीटर पड़ता था, अब वो घूम के अगर 20 किलोमीटर आता है, तो 1 साल में उस पर क्या बीती होगी? वो तो ये भाई गाली देता होगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये कि मेरा रास्ता बंद हो गया। तो इनको क्या चाहिए? इनको भी अपना मैटर सरकार के साथ एमिएबली सॉल्व कर देना चाहिए, और दे शुड अडॉप्ट एमिएबल नेचर टू सॉल्व द मैटर। अरे नहीं किसी बात पर, अगर भाई बात करने अगर मंत्री आए तो उनसे बात करें, मित्रतापूर्ण थोड़ा सहयोग करें उनसे, तभी तो मैटर निपटेगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फिजिबल। ये फिजिबल नहीं है कि मैटर निपट जाए। अब इन्होंने क्या किया था, मंत्री आते थे, अपनी चेयर घुमाते थे, ऐसे बैठ जाते थे, तो पीठ उनकी तरफ होती थी इनकी। हालांकि गलत सही में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इनका थोड़ा मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, सो दैट दिस मैटर कैन बी सॉल्व्ड एंड डेली कम्यूटर्स नॉट सफर, डेली कम्यूटर्स डोंट सफर। अच्छा, कम्यूटर कौन होते हैं? कैन यू टेल मी? बताओ, कम्यूटर क्या होते हैं? आने जाने वाले। तो जो मेट्रो में उन्होंने बोला मेट्रो कम्यूटर्स, व्हाट डू वी कॉल देम? मेट्रो कम्यूटर्स। ओके, अरे भी तो बस जो होती है उसको क्या बोला जाता है? मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अरे बोलना ही नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब किसी चीज का जाना और आने के जो साधन है, दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां पर ये क्या है? इनको दे शुड अडॉप्ट एमिएबल नेचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? इनको करना चाहिए भाई एक अच्छा नेचर, इनको एक मित्रतापूर्ण वाला नेचर इनको अपनाना चाहिए। इट इज अ वेरी गुड वर्ड इन द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में, बहुत ही अच्छा वर्ड है, होता है हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल। अच्छा, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है कि किसी चीज के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखना। देखो, हमने एमिएबल पढ़ा, मेरी मतलब ये दोनों आपस में, इन दोनों का व्यवहार कैसा है? एमिएबल है, ये फ्रेंड एक दूसरे के एक तरह से। लेकिन मान लो इनके साथ में जो मेरा नेचर है वो दुश्मनी भरा पूर्ण है। इन्होंने कहा और ठीक हो, तुम इस बात से क्या लेना देना? ठीक हो या ना हो, तुम अपने रास्ते से जाओ।
हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? मतलब कि शत्रुता, मतलब कि एक गलत विरुद्ध होना किसी चीज के। जैसे कि तुम गुस्सा होते हो कई बार, तुम्हारे पूछती खाना खा रहे हो, तुम इस बात से क्या लेना, खाओ ना खाओ, खाओ ना खाओ मैं, तो ये होगी हॉस्टिलिटी। व्हाट डू वी कॉल दैट? हॉस्टिलिटी। हालांकि बेहतर है वो हॉस्टिलिटी। व्हाट डू वी कॉल दिस? हॉस्टिलिटी। HOSTILIT। राइट डाउन द स्पेलिंग हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी जो होता है वो नाउन होता है, इसी का क्या होता है? नाउन होता है। दैट इज कॉल्ड हॉस्टिलिटी। HOSTILITY, हॉस्टिलिटी। इसका मतलब होता है हॉस्टिलिटी मींस क्या होगा, तुम्हें समझ में आ गई होगी अब तो। हॉस्टाइल मींस दुश्मनीपूर्ण व्यवहार। इससे आराम से बात कर सकता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऊंची आवाज में चिल्ला कर ही किसी को धमकाया नहीं जाता, बड़ी प्रेम से भी लोगों को धमका दिया जाता है। समझ गए कुछ बात मेरी? जो किसी को धमकाना हो तो प्रेम से धमका सकते हो, आप उनसे सीधे सीधे भी पूछ सकते हो, भाई हमने आपको एक काम दिया था, आपने क्यों नहीं किया, मुझे जवाब दे दो। अब एक तो तरीका, अब इससे मैं आंसर कर रहा हूं, इसको देना पड़ेगा। अब ये शर्मिंदगी महसूस करेगा, यहां पर भी यही काम हो रहा है और यहां पर भी यही काम हो रहा है। आगे बात समझ में? तो इसका कैसा नेचर है इसके प्रति? हॉस्टाइल नेचर। व्हाट काइंड ऑफ नेचर? हॉस्टाइल नेचर। चलो इसकी बात आगे सुनते हैं। अब जरा ये थोड़ा सा ना इंटरनेशनल इशू है, ये तुम समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखते हो इसकी तरफ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां देखो, ये ना भाई यहाँ चाइना है, और ये जो हिस्सा है जो कि अभी हाईलाइट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड साउथ चाइना सी। इसको क्या बोलते हैं? साउथ चाइना सी। अब देखो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या होती हैं? ये चाइना का क्या है? ये चाइना का मान लो तट है, दैट इज कॉल्ड कोस्टल एरिया ऑफ चाइना। ओके, तो इसके 15 किलोमीटर तक, जस्ट एग्जांपल मैं भूल गया हूं, इसके 15 किलोमीटर तक इस तरह की आपकी सीमा है। फिर उसके आगे आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू हो जाता है। मतलब कि उसमें से कोई भी देश जो उसमें मिनरल है, उनको कोई निकाल नहीं सकता। देखो कुछ ऐसे समझो, मान लो ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन के मान लो 10 किलोमीटर तक, तो भाई ये हमारी टेरिटरी में आता है। इट इज कॉल्ड आवर टेरिटरी। इसके आगे जो 10 किलोमीटर आगे मान लो 30 किलोमीटर तक ये आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। मतलब ये 40 किलोमीटर के अंदर इंडिया की अनुमति के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इंडिया इस 40 किलोमीटर के आगे किसी को कुछ करने से रोकता है, सो एक्चुअली ही इज नॉट अबाइडिंग इंटरनेशनल लॉज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाइड बाय? बोलो अबाइड बाय का क्या मतलब होता है? पढ़ा चुका हूं मैं। अबाइड बाय का होता है कहना मानना। अबाइड बाय का मतलब क्या होता है? कहना मानना। सो बेटा, अब चाइना क्या कहता है? चाइना से हमने कहा भाई तेरी यहां तक सीमा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख ताइवान है, इसका भी तो ध्यान रखना है। इधर देख, इधर भाई फिलीपीन से इसका भी ध्यान रख, मलेशिया का भी ध्यान रख, वियतनाम का भी ध्यान रख, ये ब्रुनेई है इसका भी ध्यान रख। बोला ये जाए कहीं पे मेरे लिए, मुझे नहीं माना, मुझे नहीं लेना इस बात से कुछ भी। ये जो पूरा साउथ चाइना सी है ये मेरा, ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। तो एक्चुअल में इसका चाइना का नेचर कैसा है इन देशों के प्रति? हॉस्टाइल। कैसा है? हॉस्टाइल। तो इस तरह जब आप किसी के प्रति अग्रेसिव होते हो तो आप क्या बोलते हो उसको? हॉस्टाइल। चलो जी, यहां पर अच्छा चाइना का कारण क्या है कि पूरी दुनिया के प्रति हॉस्टाइल हो गया? ऐसा उसमें क्या आ गया कि भाई वो पूरी दुनिया को डरा रहा है, धमका रहा है। दुनिया ने उससे कहा तुमने कोरोना फैलाया, उसने कहा हमने तो फैलाया ही नहीं। बताओ, लोगों ने कहा जी हम अपनी टीम भेज दें इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब भेज के तो दिखाओ एक बार, ये बात समझ में? तो उन्होंने कहा नहीं भेज सकते, कुछ नहीं करने दिया उसने। उसमें ये अकड़ इसलिए आई क्योंकि वो इंडस्ट्रियल पावर बन चुका है वो आज की डेट में। पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग? द टीवी वी हैव गॉट, the TV we have got, it has been assembled in India, but its components were made in China. The Samsung mobile you have, though it is of South Korean company, but 90% parts of it has been manufactured in China. AC लगा है, ये तुम्हारे घर पे बिजली आ रही है ना, इंडिया के पावर प्लांट्स में चाइना का ही माल लग रहा है। तो उसमें इतनी अकड़ कहां से आई? इतनी अकड़ इसमें यहां से आई है कि वो पूरी दुनिया को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, और उसने जिस भी देश का रॉ मटेरियल सप्लाई बंद कर दी, उस देश की इकोनॉमी धड़ाम हो जाएगी, वहां पर गरीबी आ जाएगी बहुत जबरदस्त तरीके वाली। तभी तो इंडिया नहीं रोकता उनका माल। इतनी बात होगी हमारी उनसे। लेकिन इसमें एक चीज बताता हूं, कोरोना के अंदर पता क्या हुआ? हमारे यहाँ दवाई कम पड़ने लगी।
अब दवाई कम पड़ने लगी तो हमने पूछा दवाई कम क्यों पड़ रही है? उसने कहा जी हमारे पास एपीआई नहीं है। तो व्हाट इज एपीआई? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अच्छा ये क्या होता है? दिस इज द रॉ मटेरियल ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का रॉ मटेरियल को बोला जाता है एपीआई, और इंडिया का 85% एपीआई इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। हमारे देश में जितनी दवाइयां बनती है ना, उसका 85% जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ चाइना से आता है। कोरोना में उन्होंने कर दिया वो कम, कर दिया बंद, इंडिया की शामत आ गई। हैव यू अंडरस्टूड? अब तुम बताओ इंडिया के खिलाफ हॉस्टाइल क्यों ना बने? उसको मालूम है, जरा हम अगर उसको अकड़ेंगे तो भाई जरा एपीआई वाला गेयर दबाना थोड़ा सा दबा दे। इंडिया में क्या हो रहा है भाई, दवाई नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं। इंडिया ने कहा नहीं भाई गेयर ढीला छोड़, इसको हम मर जाएंगे इस तरह से। इंग्लैंड ने बोला तुम तो बहुत दादागिरी दिखा रहे हो, बोले कि न्यूक्लियर बंद कर रहे हैं कि घर की बिजली बंद करेंगे। तो जैसे हल्का सा दबाया तो वहां पर बिजली जाएगी। इंग्लैंड ने कहा नहीं भाई तुम तो हमारे भाई हो, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि तुम तो बड़ी दादागिरी चला रहे हो साउथ चाइना सी में, बोले इनकी दारू बंद कर दे देश में, इनकी दारू बंद कर दे। ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी बोली सर हम दारू बंद कर दे तो बर्बाद होगा। कोई बात नहीं भाई हो चाइना तुम हमारे, कुछ नहीं तुम्हारा ये साउथ चाइना से। हैव यू अंडरस्टूड? तो उसमें इतनी हेकड़ी कहां से आई है? क्योंकि वो हब बन चुका है किसका? इंडस्ट्री का। गॉट इट? तो उसका हॉस्टाइल नेचर है। व्हाट काइंड ऑफ नेचर ही हैज? हॉस्टाइल नेचर। ओके लेट्स अंडरस्टैंड। ये लास्ट पॉइंट समझा देता हूं। इन दोनों के बीच में क्या चलती है? खींचातानी चलती है। ये कहता है मैं बॉस और ये कहता है तू बॉस। अब इन दोनों का एक दूसरे के प्रति कैसा नेचर है? हॉस्टाइल नेचर है। ओके आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हॉस्टाइल। अब देखो नेक्स्ट वर्ड इज डिफीडेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? डिफीडेंट। अच्छा तुम्हें लड़की डरी हुई दिखेगी। अच्छा तुम डरते कब हो? तुम डरते कब हो? जरा सोचना एक बार। तुम्हारे पास 30 सेकंड का टाइम है, यू हैव टू थिंक। तुम डरते कब हो? बोलो। भूत से डरता हूँ मैं, से भूत से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता मैं। और ये मत कहना भूत नाम की चीज नहीं होती, आज रात को पता लग जाएगी बेटा। ठीक है देखो तुम डरते तब हो जब तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर विश्वास नहीं रहता। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तुम डरते तभी हो। अब देखो एबिलिटीज कहां से आती है? प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस अगर तुमने नहीं की तो तुम्हारे एबिलिटी नहीं आएगी, एबिलिटी नहीं आएगी तुम डरोगे। तो होता क्या है? डिफिडेंट का मतलब होता है जब आपको अपनी क्षमताओं पर क्या नहीं होता? विश्वास नहीं होता। अब ये जो बच्ची है, अब ये ऐसा नहीं है डर रही है, ये ना थोड़ी इसको अपनी जो क्षमता है उस पर विश्वास नहीं है इसको, इसलिए ये डरा हुआ महसूस कर रही है। ये जो है ये क्यों डरे? कौन धमका रहा है इसको? मार दे पत्थर। गॉट इट? तो इसको कौन डरा रहा है? कोई नहीं डरा रहा बेटा। तब जब आपको अपनी एबिलिटीज पर विश्वास नहीं रहता तो तुम कैसा फील करते हो? डिफीडेंट। कैसा फील करते हो? डिफीडेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफीडेंट? डिफीडेंट का मतलब होता है व्हेन यू डोंट बिलीव ऑन योर पोटेंशियल एंड एबिलिटीज। जब आप अपने पोटेंशियल और एबिलिटीज के ऊपर क्या नहीं करते हो, जब विश्वास नहीं करते तो आप डिफीडेंट कहलाते हो। इसके दो मीनिंग है, एक और मीनिंग है इसका शाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाय? जैसे बहुत से होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, शाय होते हैं, तो आप उनके डिफीडेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट टू मीनिंग्स ऑफ दिस।